क्या किसी और के नाम पर कमाई हो और टैक्स आपकी जेब से जाए? क्या नाबालिग की इनकम, पत्नी को मिला गिफ्ट या फिर एचयूएफ को ट्रांसफर आपके टैक्स बिल को बढ़ा सकता है? क्लबिंग क्या होता है? क्लबिंग के नियमों को लेकर कई सारे सवाल हैं। इसके अलावा कुछ और जो सवाल हमारे पास हमारे दर्शकों ने भेजे हैं, कैपिटल गेन की छूट से जुड़े हुए, डीलिस्टिंग शेयर का लॉस से जुड़े हुए, क्या है सही तरीका, इन तमाम पेचीदगियों का आसान हल लेकर हाजिर है हम आज टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के साथ आज के टैक्स मंत्रा में सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। तो क्लबिंग को लेकर आज हमारा ये स्पेशल शो है और इसमें हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियोज में आने के लिए। और जो इनकम टैक्स के अंदर ये इनकम क्लबिंग का जो प्रावधान है, इसको लेकर कई सारे दर्शकों के सवाल भी थे, तो आज हम आपसे समझेंगे कि ये इनकम टैक्स में जो क्लबिंग है इसके क्या प्रोविजंस है। अब देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि क्लबिंग क्या होता है। मतलब जैसे आपने इंट्रोडक्शन में दे दिया कि जब इनकम जिसको मिलती है वो उसके हाथ में टैक्स नहीं होके और किसी के हाथ में टैक्स होती है, मतलब और किसी की इनकम के साथ अगर जुड़ती है तो उसको इनकम टैक्स का क्लबिंग कहते हैं। बिल्कुल, मतलब किसी और की इनकम है और किसी और के पास जा रही है और टैक्स लगे। मतलब अगर एग्जांपल लिया जाए कि हस्बैंड ने वाइफ को कुछ गिफ्ट दिया है और उससे जो इनकम हो रही है वो टैक्सेबल होगी हस्बैंड के लिए। बराबर है, बराबर है, बिल्कुल बराबर। तो मैंने सही पकड़ा है। यस, बिल्कुल। तो ये क्लबिंग है। तो इसमें टैक्स रेट किस तरह से होती है? नहीं, टैक्स रेट का तो जो इनकम क्लब हो रही है उसके ऊपर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वही टैक्स रेट लगेगी। मतलब जैसे आपने गिफ्ट दिया है अपने स्पाउस को और उन्होंने एफडी बना दी है, तो चूंकि इंटरेस्ट की इनकम आपके स्लैब रेट से टैक्स होती है तो आपकी इनकम में ऐड होगी और आपका जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से टैक्स होगी। ओके, तो इसमें क्या लोग फिर यहाँ पर भी कुछ, क्योंकि इंडिया में है, टैक्स बचाने के लिए कई सारे आप ऑप्शंस करते हैं, तो क्या क्लबिंग के जरिए भी आप टैक्स बचा सकते हैं? नहीं, मतलब ऐसा है कि क्लबिंग नहीं हो, क्लबिंग को अवॉइड करके टैक्स बचाया जा सकता है। मतलब आप अपनी असेट या प्रॉपर्टी किसी ऐसे व्यक्ति को गिफ्ट करें जिसकी स्लैब रेट कम हो और आपकी स्लैब रेट ज़्यादा हो। जैसे आपका बच्चा अभी ही कॉलेज में पढ़ रहा है और मेजर हो गया है, आप 30% की स्लैब में है, अगर आप आपके बेटे को गिफ्ट देते हैं तो चूंकि रिलेटिव को गिफ्ट देते हैं वो टैक्स फ्री होती है रेसिपिएंट के हाथ में। और चूंकि जैसे मैंने बताया आपके बच्चे का कोई इनकम नहीं है और आपका 30% की स्लैब में है, तो आप उस हिसाब से आपकी जो टैक्स आउटगो है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसमें सर ये माने कि आमदनी ट्रांसफर होती है लेकिन संपत्ति ट्रांसफर नहीं होती है? देखिए, जैसे एक क्लबिंग का जो प्रोविजन एप्लीकेबल होता है वो उस केस में होता है जहाँ पे व्यक्ति अपनी इनकम ट्रांसफर कर देता है, पर अब जो असेट है, जो असेट इनकम जनरेटिंग असेट है, उसको ट्रांसफर नहीं करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, आपने अपने दोस्त को बोला कि मेरी ये प्रॉपर्टी का जो किराया आता है वो तू ले और तू ही उसको खर्च कर, तो पर प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर नहीं करी, प्रॉपर्टी आपने अपने पास ही रखी है। तो यह केस हो गया ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो भले ही इनकम आपका फ्रेंड एंजॉय कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, परंतु उसके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा। अच्छा, तो भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से और जो आपने उदाहरण दिए जो हमें देखने को मिलते हैं जनरल तौर पे, जहां पर लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि क्लबिंग के जरिए जो है उनकी टैक्स लायबिलिटी आ सकती है? बहुत सारे हैं, जैसे अपन एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने एक ये बताया आपको कि आपने इनकम ट्रांसफर कर दी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी। दूसरा जो उदाहरण है उसमें क्या होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं जो रिवोकेबल है, मतलब आप उसको कैंसल कर सकते हैं। तो अगर आप रिवोकेबल ट्रांसफ़र के तहत अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे होने वाली जो इनकम है वो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी। परंतु अगर वो जो रिवोकेशन का राइट है वो जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके लाइफ टाइम में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो क्लबिंग प्रोविज़न नहीं लगेगा। और इसी तरह से अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं और जहाँ पे जो बेनिफिशियरी है
वो जब तक बेनिफिशियरी जिंदा रहेगा तब तक आपको अगर उसको रिवोक करने का राइट नहीं है, उस केस में भी वो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। पर जैसे ही आपको रिवोकेशन का राइट मिल जाता है, वैसे ही जो इनकम है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये इनकम टैक्सेबल होनी शुरू हो जाएगी। और बच्चों के केस में किस तरह से क्लबिंग होती, क्योंकि आजकल जो हमने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट जो है बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, वहाँ से भी इनकम होती है। कई सारे जो बच्चे होते हैं जो जिनकी खुद भी प्रतिभा होती है, अगर कोई बच्चा है जो टीवी सीरियल में काम कर रहा है या फिर उसको अपने दादा दादी के थ्रू गिफ्ट मिला है, तो वो इनकम किस तरह से टैक्सेबल होगी? देखिए अनुराग जी, ऐसा है कि आप जैसे बताया कि कोई बच्चा वो अपने टैलेंट की वजह से कुछ अर्न करता है, जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट वगैरह है, तो वो तो हो गई उसकी एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम है वो बच्चे के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, जब वो माइनर है तो भी। परंतु जो पैसिव इनकम है माइनर की, जैसे इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, रेंट है, कैपिटल गेन वगैरह है, वो माइनर के हाथ में टैक्स नहीं होगी। और वो जो दोनों पेरेंट्स में से जिस पेरेंट की इनकम ज़्यादा है उनके हाथ में टैक्स होगी। और यह क्लबिंग है, भले ही बाद में वो जो इक्वेशन है बदल जाती है हायर इनकम की, परंतु वो एक बार एक पेरेंट के हाथ में टैक्स से क्लब होनी शुरू हो गई, तो जब तक इनकम टैक्स ऑफिसर उसको चेंज करने को नहीं बोलेगा तब तक ये चेंज नहीं होगा। क्लब ऐसे ही क्लबिंग होती रहेगी। परंतु अगर तलाक हो जाता है पेरेंट्स के बीच में, उस स्थिति में जो पेरेंट उस माइनर को मेंटेन कर रहा है, उसकी पैसिव इनकम है वो उस पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होगी। परंतु ये जो बच्चों की क्लबिंग का प्रोविजन है, एक तो 1500 रुपये के ऊपर की इनकम पे लगता है, और जो स्पेशल चाइल्ड है तो उस केस में ये क्लबिंग प्रोविजन लागू नहीं होंगे। लेकिन इसमें आपने बताया कि जो पेरेंट ज्यादा कमा रहा है उसकी रेट लगेगी। अगर बच्चे की जो टैलेंट के जरिए माँ बहुत ध्यान दे रही है, उसको लाना ले जाना, उसको टीवी सीरियल तक छोड़ना वगैरह, और पूरा माँ का रोल है और माँ उसमें भागीदारी निभा रही है, लेकिन टैक्स लगेगा फादर की टैक्स रेट के हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, मैं शायद बराबर से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये जो टीवी सीरियल में जो बच्चा काम करता है, हाँ। वो उसकी एक्टिव इनकम है, वो उसकी योग्यता की वजह से उसको मिल रही है। तो ऐसे केस में ऐसी इनकम क्लबिंग का सब्जेक्ट मैटर नहीं होगी और वो बच्चे के हाथ में टैक्सेबल होगी। बच्चे के हाथ मतलब जो पैसिव इनकम है, जो बिना किसी प्रयत्न के होती है, जैसे ब्याज है, डिविडेंड है, रेंट वगैरह है, वो उस पर ही क्लबिंग के प्रोविजन। जैसे अगर बच्चा कोई बाल मजदूरी करता है और उसको इनकम मिलती है, तो वो इनकम क्लबिंग में के दायरे में नहीं आएगी। बिल्कुल, हाँ। तो ये आपने क्लेरिफाई किया कि अगर उसकी पैसिव इनकम है तो जो पेरेंट ज़्यादा कमाई कर रहा है उसकी टैक्स रेट में आएगी। भले ही उस केस में अगर जो मदर है जो इनकम टैक्स की सबसे लोएस्ट स्लैब में है, लेकिन स्लैब रेट जो फादर की लगेगी अगर उनकी हायर स्लैब रेट। मतलब वो स्लैब रेट लगने की बात नहीं है, वो जो पेरेंट विथ हायर इनकम है उनकी इनकम में जोड़ी जाएगी। जैसे जैसे फादर की 20% की स्लैब है और वो बच्चे की ऐड करने के बाद में 30% की स्लैब में चले जाते हैं, तो फिर वो बच्चे की इनकम इफेक्टिवली 30% के हिसाब से टैक्स हो जाएगी। ठीक है। तो इसी में क्या जो, क्योंकि हमने देखा है पिछली बार जो एक हमने शो HUF पे भी किया था और उसके बाद कई सारी दर्शकों की HUF से जुड़ी हुई जानकारी भी काफ़ी ज़्यादा थी, दिलचस्पी ज़्यादा थी। तो HUF को गिफ्ट देने पर किस तरह से क्लबिंग के अंदर टैक्स लगता है? देखिए अनुराग जी, ऐसा है कि जो रिलेटिव से गिफ्ट मिलती है उस पे कोई टैक्स नहीं लगता है, मतलब वो इनकम ही नहीं मानी जाती है। नॉन रिलेटिव से अगर जो गिफ्ट आती है और अगर वो साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो आपकी इनकम में ऐड होगी और उस पर आपको टैक्स लगेगा। परंतु अगर HUF के जो मेंबर है वो अगर गिफ्ट देते हैं तो चूंकि HUF के मेंबर HUF के रिलेटिव माने जाते हैं, तो वो जो गिफ्ट दी गई है HUF को, वो HUF के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। परंतु उस असेट को ट्रांसफ़र करने से जो इनकम HUF को एक्रू हो रही है, वो जिस मेंबर ने वो असेट ट्रांसफ़र करी है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। मतलब ट्रांसफ़र
कई बार ये पर्पज के लिए किया जाता है कि इनकम एचयूएफ को ट्रांसफर हो जाए और एचयूएफ टैक्स भरे, तो वो पर्पज सर्व नहीं हो पाएगा। और अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है और अगर वो असेट आपके स्पाउस को भी मिलती है थोड़ी, तो जो हिस्सा आपके स्पाउस को मिलता है उस पर भी क्लबिंग का प्रोविजन कंटिन्यू रहेगा। और ये जो क्लबिंग का प्रोविजन है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर असेट की इनकम पे ही लागू नहीं होगा, वो असेट दूसरे असेट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपने पैसा दिया, उन्होंने एफडी बनाया, एफडी के बाद शेयर खरीदे, तो जो शेयर खरीदने पे जो इनकम होगी वो भी क्लबिंग प्रोविजन के दायरे में आएगी। बिल्कुल। तो ये इस तरह से क्लबिंग के नियम है, दायरा आएगा। एक और हमारे पास जो दर्शकों का सवाल है उसमें कि पत्नी या बहू को जो गिफ्ट है उस पर कैसे टैक्स होगा, यानी फादर इन लॉ ने अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया है तो उसकी इनकम टैक्सेबल किस तरह से होगी, और डॉटर इन लॉ को अगर दिया है तो उस पे टैक्स कैसे बनेगा? ये स्पाउस को और डॉटर इन लॉ को असेट ट्रांसफर का जो क्लबिंग इम्प्लीकेशन के पहले मैं एचयूएफ का एक और क्लबिंग प्रोविजन बताना चाहूँगा, क्योंकि जो इनकम टैक्स लॉ है वो एचयूएफ के पार्शियल पार्टीशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मतलब पार्टीशन करना है तो पूरा का पूरा ही पार्टीशन करना पड़ेगा, मतलब सब असेट डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। अगर आपने पार्शियल पार्टीशन किया है तो असेट जैसे मेंबर्स को ट्रांसफ़र हो गई, उस इनकम को जो है वो मेंबर एंजॉय कर रहा है, परंतु जब तक फुल पार्टीशन नहीं होगा तब तक भले इनकम मेंबर एंजॉय कर रहा है वो टैक्सेबल एचयूएफ के हाथ में होती रहेगी। अब आते हैं अपन जो स्पाउस को आप कोई भी गिफ्ट दिया है या सास ससुर अपने बहू को कोई भी असेट ट्रांसफ़र करते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो उससे जो होने वाली जो इनकम है वो जो जिसने गिफ्ट दिया है सास या ससुर ने या स्पाउस ने, उनके हाथ में टैक्सेबल होगा। और जब तक यह रिश्ता कायम रहता है तब तक यह क्लबिंग लागू होता रहेगा। परंतु ये जो क्लबिंग का प्रोविज़न है वो जो असेट ट्रांसफ़र किया है उससे होने वाली इनकम पे ही लागू होगा। मतलब एक बार कोई इनकम है वो क्लबिंग के दायरे में आ गई और उस इनकम का वापस कहीं निवेश किया गया है और उसके ऊपर कोई इनकम आती है, तो जो इनकम के ऊपर जो इनकम आती है उस पर क्लबिंग प्रोविज़न नहीं लागू होगा। इनकम पे नहीं, इनकम पे इनकम नहीं। जैसे आपने 10 लाख रुपया दिया, 10 लाख रुपए पे एफडी की, 10 लाख पे 1 लाख रुपए का ब्याज आया, बरोबर, तो 1 लाख रुपए की क्लबिंग हो गई। अब वो वापस 1 लाख रुपया जब वो आपका स्पाउस कहीं पर निवेश करेगा और उस पर जो ब्याज आएगा वो क्लबिंग के दायरे में नहीं आएगा। मतलब वो जो ओरिजिनल जो गिफ्ट की अमाउंट है 10 लाख रुपए, क्लबिंग उसी तक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। ठीक है। तो एक उदाहरण मेरे लिए खुद पर्सनल उदाहरण ले जाऊंगा। अगर मेरे पिताजी है, मुझे 10 लाख रुपया देते हैं और मेरी वाइफ को भी 10 लाख रुपए देते हैं, तो मेरे पिताजी को कौन सी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी ब्याज की? देखिए ऐसा है कि आपके पिताजी के लिए आप और आपकी वाइफ दोनों रिलेटिव है, तो जो आप दोनों को जो गिफ्ट मिलती है वो इनकम दोनों के केस में इनकम नहीं मानी जाएगी। परंतु जैसे मैंने बताया आपको कि ये क्लबिंग प्रोविजन स्पाउस या डॉटर इन लॉ को गिफ्ट देने पे लागू होते हैं। तो आपके फादर आपको जो गिफ्ट देते हैं उस पे क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा, वो मेरे लिए वो आपके हाथ में नहीं, टैक्स फ्री नहीं, उस पे इनकम वो आपके हाथ में ऐड होगी। परंतु जो 10 लाख रुपया आपके वाइफ को जो आपके फादर ने गिफ्ट किया है उस पे जो इनकम आपकी वाइफ को होगी वो आपके फादर में हाथ में टैक्सेबल होगी। और ऐसा नहीं कि सारी की सारी इनकम आपके फादर के हाथ में टैक्सेबल होगी, आपके वाइफ की दूसरी इनकम जो वो होगी वो उनके हाथ में टैक्सेबल होगी, आपके वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगी। बिल्कुल। तो ये जो क्लबिंग के नियम है वो डॉटर इन लॉ पे ज़्यादा लागू होंगे बनिस्पत के बेटे पे। अगर पत्नी की बिजनेस इनकम है, अगर किसी पति ने पत्नी की बिजनेस में निवेश किया है और वहां से इनकम हो रही है, तो वो भी पति के उसमें क्लब हो जाएगी इनकम में? नहीं, ऐसा है कि कोई बिजनेस से अगर आपके स्पाउस को कोई भी फीस, सैलरी या रेम्यूनरेशन कुछ ऐसा मिलता है जिसमें आपकी जो भागीदारी है, या तो आपका वोटिंग राइट 20% या उससे ज़्यादा है, या आपका प्रॉफिट का शेयर है वो 20% से ज़्यादा है,
और वो जो 20% कैलकुलेट करते टाइम आपका होल्डिंग और आपके रिलेटिव्स का होल्डिंग्स एक साथ में जोड़ा जाएगा, तो उस स्थिति में आपकी जो स्पाउस को जो इनकम मिलेगी वो जो सैलरी जैसी रेमुनरेशन के फॉर्म में वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। परंतु एक बात बताना चाहूँगा कि अगर सब मान लीजिए अगर आपकी वाइफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और उनको जो इनकम होती है वो अपना प्रोफेशन की वजह से होती है, मतलब आपकी वाइफ जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आपके बिजनेस में आपने उनको रख लिया है फाइनेंस वगैरह देखने के लिए, तो उस स्थिति में वो क्लबिंग के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। बिल्कुल। अब कुछ दर्शकों के सवाल है वो मैं लेना चाहूँगा। हमारे टैक्स मंत्रा शो में एक दर्शक है, उन्होंने सवाल भेजा है कि मेरे पिता ने मार्च 2025 के अंदर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है। इंडेक्सेशन के बाद करीब 35 लाख का कैपिटल गेन हुआ है। मेरे पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है जिसमें मैंने बिल्डर से एग्रीमेंट कर लिया था, लेकिन अभी भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। क्या इस फ्लैट की रजिस्ट्री मेरे पिता के नाम करवाई जा सकती है? अगर हाँ, तो क्या मेरे पिता मुझे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? क्योंकि फ्लैट की पूरी पेमेंट तो मैं पहले ही कर चुका हूं। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस व्यवस्था को स्वीकार करेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। एकदम इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए ऐसा है अनुराग जी, मैं एक बात बताऊं कि जो सेक्शन 54 है इनकम टैक्स का, वो कहता है कि अगर आप कोई रेसिडेंशियल आवासीय मकान बेचते हैं तो और उस पर कोई आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो वो आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आप नया घर खरीदने के लिए 2 साल के भीतर भीतर इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपने जो घर बेचने के 1 साल के भीतर भीतर भी कोई आवासीय मकान लिया है तो भी आप ये एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन कोई प्रॉपर्टी बुक कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको जो है वो 3 साल का एक्सटेंडेड पीरियड मिलता है। मतलब वो जो उसका कंस्ट्रक्शन है आपका घर बेचने के 3 साल के भीतर भीतर हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि कंस्ट्रक्शन आपका प्रॉपर्टी बेचने के बाद में शुरू हो, कंस्ट्रक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। जो कंस्ट्रक्शन है वो 3 साल के भीतर भीतर पूरा होना चाहिए। तो जैसे आपके फादर ने जो प्रॉपर्टी बेची है और आपने अपने नाम से बुक किया, जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर बिल्डर मानता है तो आप ये जो रजिस्ट्रेशन है अपने नाम से करवा सकते हैं और उस परिस्थिति में आपके फादर एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं और आप अपने फादर ने जितना पैसा दिया है आपके फादर को चुका सकते हैं। परंतु उसमें एक पेच है, सेक्शन 269 एसएस है इनकम टैक्स एक्ट का, वो कहता है कि आप 20,000 से ज़्यादा का लोन अगर किसी से भी लेते हैं तो वो कैश के जरिए नहीं ले सकते। मतलब कैश छोड़ के कोई दूसरा जरिया जैसे बैंकिंग चैनल है, एनईएफटी है, वो उसके जरिए करना चाहिए। और चूंकि आप ये बता रहे हैं कि आपने आपके फादर को लोन दिया और जो लोन वापस दे रहे हैं अभी, ये अगर प्रॉपर्टी आपके फादर के नाम से रजिस्टर हो जाती है तो इस स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितना पैसा बिना बैंकिंग चैनल के थ्रू जो लिया है उतनी अमाउंट की पेनल्टी लगा सकता है। अगर उनके ध्यान में आ गया तो भले आप सेक्शन 54 का एग्जम्पशन क्लेम कर पाएंगे, परंतु जो 269 एसएस के कॉन्ट्रावेंशन की वजह से जो पेनल्टी लग सकती है उसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा और आपको लिटिगेशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सुमित कुमार का सवाल था, जयपुर से हमें भेजा था और काफी बारीक सवाल था, एक केस स्टडी हो सकती है। एकदम कॉम्प्लिकेटेड सवाल था। हाँ ठीक है। तो कई सारे लोगों को, लेकिन जो आपने इसकी पेचीदगियों को समझाया है, कई सारे लोगों को हेल्पफुल रह सकती है। पक्का पक्का। यस। अगला सवाल जो है मेरे पास वो है, डीलिस्टेड कंपनियों के शेयर पर नुकसान कैसे दिखाएं? क्या इस नुकसान को उसी साल के कैपिटल गेन से एडजस्ट किया जा सकता है और इस नुकसान को कितने साल तक आगे यानी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? देखिए अनुराग जी, ऐसा है कि इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस तभी होता है जब आप अपनी असेट ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर की जो परिभाषा उसमें वो जो एक्सटिंग्विशमेंट मतलब असेट का खत्म होना भी शामिल है।
तो जो शेयर डीलिस्ट हो गए, मतलब उसके भाव आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहे हैं, परंतु हो सकता है कि शेयर आपके डीमेट अकाउंट में है। तो डीमेट अकाउंट में है मतलब वो शेयर एक्सटिंग्विश नहीं हुए हैं, और एक्सटिंग्विश नहीं हुए मतलब आपके पास में शेयर है, आपके ट्रांसफर नहीं हुए हैं। तो जब तक शेयर एक्सटिंग्विश नहीं होंगे तब तक आप कैपिटल लॉस है वो क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं आप कैपिटल लॉस क्लेम करना, तो आपके पास में जो आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर पड़े हैं वो आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव को नॉमिनल प्राइस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑफ मार्केट डील में, और इस तरह से कैपिटल जो लॉस है वो बुक कर सकते हैं। आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्रकार के गेन के सामने एडजस्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही एडजस्ट हो सकता है, और जो लॉस उस साल में सेम ईयर में एडजस्ट नहीं हो पाता है वो आप अगले 8 साल तक, मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से अगले 8 साल में सेट अप कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और हमारे दर्शक है, उन्होंने YouTube के जरिए सवाल भेजा है, अंग्रेजी में सवाल है। आई एम ए सीनियर सिटीजन, आई हैड बुक्ड ए फ्लैट फॉर विच पोजेशन विल बी गिवन इन 2027 ड्यूरिंग द ईयर 2024-25। वो 27 लाख रुपया बिल्डर को पे कर चुके हैं, TDS भी डिडक्ट हुआ है 1% का। वो उनके ये जो TDS डिडक्ट हुआ है वो 26 AS में दिखा भी रहा है और ITR कॉलम 2 में भी दिखा रहा है। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि ये जानना चाहते हैं कि जो 1% का TDS उन्होंने काटा है वो क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन है उसके तहत अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसका वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको 1% का TDS काटना पड़ता है, और वो आपका फॉर्म 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है। और जो 1% काटा है आपने तो वो पैसा आपको जो सेलर है या बिल्डर से रिकवर करना है, और वो जो TDS काटा है उसका जो क्रेडिट है वो जो सेलर है या बिल्डर अपने ITR में ले सकता है। उसकी क्रेडिट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं लेनी है, आपको जो उसकी क्रेडिट है वो बिल्डर से या सेलर के जो से लेनी है। मतलब आपको 1% जो TDS जो काटा है वो बिल्डर के बिहाफ पे काटा है और वो आपको उनसे वसूल करना है। बिल्कुल, तो बिल्डर से जो है 1% वसूल करना है। एक और सवाल है हमारे पास जो है TDS से जुड़ा हुआ ही है, जिसमें उन दर्शक ने लिखा है कि इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन सेविंग अकाउंट आर सब्जेक्ट टू TDS डिडक्शन ऑन द लाइंस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। I am looking to open a bank account with a bank which offers 7% interest currently. Is tax deducted from the beginning of the it have any limit? और आई एम ए स्टूडेंट राइट नाउ एंड अनएम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, तो इसमें थोड़ा विरोधाभास है कि स्टूडेंट भी है और अनएम्प्लॉयड है, लेकिन 7% के ऊपर की एक सेविंग अकाउंट में अकाउंट खुलाना चाहते हैं, लेकिन 7% आजकल कौन देता है? कोई है बैंक जो सेविंग अकाउंट में 7%? सेविंग में मिलता होगा, सेविंग में मिलता होगा। 7% नहीं, ये जो स्मॉल बैंक वगैरह है ना वो देती होगी। हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा पक्का आइडिया नहीं है, पर वो मार्केट रेट से ज्यादा रेट देती है। हाँ, चलिए माना जाए, उन्हीं का सवाल माना जाता है। जहां तक TDS का सवाल है सेविंग अकाउंट पे, जो सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है जो रेसिडेंट को टैक्स पेयर को क्रेडिट होता है उस पर TDS का कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब आपका 5 लाख रुपए का भी अगर ब्याज क्रेडिट होता है आपके सेविंग अकाउंट पे तो वो उस पर TDS नहीं कटेगा। परंतु अगर वही सेविंग अकाउंट अगर किसी नॉन रेसिडेंट का है, NRO अकाउंट है, तो उस पर जो एप्लीकेबल 30% का रेट है उस रेट से TDS कटेगा। तो TDS की बारीकियां आज बलवंत जी ने हमें बताई, जो हमारे दर्शकों के सवाल थे। लेकिन आज का जो मुख्य टॉपिक था वो था क्लबिंग से जुड़ा हुआ, और उसकी तमाम पेचीदगियां बलवंत जैन ने आज हमें बताई। और ये क्लबिंग से जुड़ा हुआ जो टॉपिक था, बलवंत जी मानेंगे काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इस पर इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। हाँ, मतलब मेरे नॉलेज में तो कोई शो मैंने देखा नहीं जो क्लबिंग, लेकिन आज हमारे IT नाउ स्वदेश के दर्शकों के लिए हम लेके आए थे क्लबिंग से जुड़ा हुआ स्पेशल शो। बलवंत जी आज हमारे स्टूडियोज में आए, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो टैक्स मंत्रा में आज इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।